हेलो स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमर। देखो जरा, ये जो पॉलीमर है वो 12th का और बीएससी थर्ड ईयर का कॉमन चैप्टर है। जितना 12th में है उतना ही बीएससी थर्ड ईयर में है ना। चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो या फिर बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, अगर आप पॉलीमर पढ़ते हैं तो केवल सेम ही सेम है। आप दोनों क्लासेस के लिए, आप चाहे 12th में हो या बीएससी थर्ड ईयर में हो, यूजफुल होगा। उसके बाद ये जो पॉलीमर है, जो आपके आने वाले एग्जाम है टीजीटी एंड पीजीटी, उसमें भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन होता क्या है। देखो इधर, अगर सपोज दैट दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। दो मॉलिक्यूल है आपस में ऐड हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसे बोलेंगे, जो एक मॉलिक्यूल बना है इसे हम लोग बोलेंगे डाइमर। और इसी तरीके से यदि तीन मॉलिक्यूल आपस में ऐड होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे ट्राइमर। ये क्या है आपका, ट्राइमर। यदि ऐसा कुछ हो, चार मॉलिक्यूल आपस में ऐड होकर एक मॉलिक्यूल बनाए, इसे हम लोग बोलेंगे टेट्रामर। अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लिए जाए, जैसे मान लेते हैं हमने n मॉलिक्यूल लिए, मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए, ये n क्या है, बहुत सारे अनलिमिटेड मॉलिक्यूल है। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में ऐड होकर अगर n मॉलिक्यूल बनाए, इसे हम लोग बोलेंगे, बहुत सारे मतलब मॉलिक्यूल आपस में ऐड होकर क्या बनाए, एक मॉलिक्यूल बनाए, जिसे हम लोग बोलेंगे पॉलीमर, है ना। और ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में ऐड होकर पॉलीमर बना रहे हैं, इन्हें हम लोग बोलेंगे मोनोमर। ये क्या है, आपके मोनोमर है। फिर से सुने, पॉलीमर क्या होते हैं। पॉलीमर बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम हुआ करता है, वो आपस में ऐड होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हुआ करता है। इस बड़े मॉलिक्यूल को ही हम लोग क्या बोला करते हैं, पॉलीमर बोला करते हैं। और ये पॉलीमर बना, जिस प्रोसेस से बना, जिस प्रक्रिया से बना, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग बोला करते हैं पॉलीमराइजेशन। तो लैंग्वेज की फॉर्म में सुनना है, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम हुआ करता है, वो आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल बना है, जो बड़ा मॉलिक्यूल बना है जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है, उसे हम लोग बोला करते हैं पॉलीमर। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इथाइलिन है। ये इथाइलिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लें हम लोग, n मॉलिक्यूल ले लें। इथाइलिन का जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं। जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं इथाइलिन का, तो पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है। पॉलीथीन कुछ इस तरह से, पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या मैंने कहा, इथाइलिन के n मॉलिक्यूल लिए, इसका पॉलीमराइजेशन किया, तो ये n मॉलिक्यूल आपस में ऐड होकर और क्या बना रहे हैं, पॉलीथीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। क्या समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो जरा, आपको क्या समझना है, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। हमने क्या किया, अभी आपको सिर्फ इतना सा समझना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है। एक बॉन्ड यहाँ पे निकाल देना है, एक बॉन्ड यहाँ पे निकाल देना है। ये बॉन्ड निकले हुए हैं। इस बॉन्ड जो निकले हुए हैं, इसका मतलब क्या है, ऐसी यूनिट CH2 से ऐसी यूनिट इधर भी जुड़ रही है और इधर भी जुड़ रही है। कितनी जुड़ रही है, बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ रही है और क्या बना रही है, आपका पॉलीमर मतलब पॉलीथीन बना रही है। एक बार फिर से समझिए, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोला करते हैं, पॉलीमर बोला करते हैं, है ना। और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, उन्हें हम लोग मोनोमर बोला करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ जरा पॉलीथीन का मोनोमर क्या है, तो आप बताएंगे पॉलीथीन का जो मोनोमर है वो इथाइलिन है। ये क्या है, आपका इथाइलिन है। ठीक है, तो आपको पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। अगर हम पॉलीमर की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने लगे, तो सबसे पहले क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। इस बेस पर पॉलीमर को 3 टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है। सबसे पहले नेचुरल पॉलीमर होता है, उसके बाद सिंथेटिक पॉलीमर एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं, जो पौधों से और एनिमल से मिलते हैं, मतलब प्लांट्स और एनिमल से जो पॉलीमर मिलते हैं हमें,
उन्हें क्या बोला करते हैं हम लोग, नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर में सबसे पहले हम लोग स्टार्च, सेलुलोज, नेचुरल रबर हुआ, उसके बाद प्रोटीन्स हुआ, है ना, और न्यूक्लिक एसिड हुआ, ये सारे के सारे आपके क्या है, नेचुरल पॉलीमर। उसके बाद सिंथेटिक जो पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर में जो सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं, जो हम लोग लेबोरेटरी में, जिसका हम लोग लेबोरेटरी में फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर बोला करते हैं। सबसे पहले मैं क्या बताया, नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं, जो हमें नेचर मिलते हैं, जो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं, उन्हें हम लोग नेचुरल पॉलीमर बोला करते हैं। जैसे स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, नेचुरल रबर हुआ, और न्यूक्लिक एसिड हुआ, प्रोटीन्स हुआ, उन्हें हम क्या होते हैं, नेचुरल पॉलीमर होते हैं। और जैसे सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं, जो सिंथेटिक पॉलीमर ऐसे पॉलीमर जो लेबोरेटरी बनाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोला करते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे पॉलीथीन हुआ, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये क्या है, पीवीसी मतलब कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना, पीवीसी हुआ, नायलॉन हुआ, ये आपके सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं, जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं। उन नेचुरल पॉलीमर में किसी केमिकल रिएजेंट के द्वारा अगर उन्हें हम दूसरे किसी पॉलीमर कन्वर्ट करते हैं, उन्हें हम लोग बोला करते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। क्या मैंने कहा दोस्तों, नेचुरल पॉलीमर को केमिकल रिएजेंट के थ्रू दूसरे केमिकल रिएजेंट के थ्रू दूसरे पॉलीमर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोला करते हैं, एक बार फिर से सुने। जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं, केमिकल रिएजेंट के थ्रू अगर हम कोई दूसरा नया पॉलीमर बनाते हैं, तो जो पॉलीमर बनता है उसे हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोला करते हैं। जैसे गन कॉटन हुआ, गन कॉटन क्या है, सेलुलोज नाइट्रेट। सेलुलोज क्या है आपका, सेलुलोज एक नेचुरल पॉलीमर है, और इसमें जैसे हमने HFC की रिएक्शन नाइट्रेट हम ऐड कर देते हैं, तो आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। एक बार फिर से सुनेंगे। अवेलेबिलिटी के बेस पर जो पॉलीमर होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर जो नेचर में मिलते हैं, मतलब प्लांट्स और पौधे से मिलते हैं, जैसे स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, नेचुरल रबर हुआ, है ना, और आपका न्यूक्लिक एसिड हुआ, प्रोटीन्स हुआ, ये आपकी सारी नेचुरल पॉलीमर होते हैं। ठीक है। उसके बाद सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं, जैसे पॉलीथीन हुआ, पीवीसी हुआ, नायलॉन हुआ, ये आपके सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, जो लेबोरेटरी में फॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं, जो नेचुरल पॉलीमर से बनाई जाती है। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर में अगर हम कोई केमिकल रिएजेंट मिला दें, तो जो पॉलीमर प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोला करते हैं। जैसे गन कॉटन हुआ, दैट इज सेलुलोज नाइट्रेट। सेलुलोज नाइट्रेट क्या बोलते हैं, गन कॉटन बोला करते हैं। ठीक है, ये आपके अवेलेबिलिटी के बेस पर पॉलीमर का क्लासिफिकेशन था। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पर जो पॉलीमर होते हैं, उन्हें 3 टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है। नंबर फर्स्ट लीनियर पॉलीमर, नंबर सेकंड ब्रांच चेन पॉलीमर, नंबर थर्ड क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर क्या होते हैं, लीनियर पॉलीमर में जो मोनोमर यूनिट होती है, वो लीनियर मैनर में, एक लाइन के मैनर में आपस में जुड़ते चले जाते हैं। तब जो आपका कोई पॉलीमर फॉर्म होता है, उसे क्या बोला करते हैं, लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर जैसे ये मैंने दिखा रखा है, लीनियर पॉलीमर में ये जो मॉलिक्यूल है आपस में एक लाइन के फॉर्म में लीनियर मैनर में जुड़ रहे हैं, ऐसे पॉलीमर क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर में जैसे एग्जांपल मैंने दे रखा है, ये आप एक एग्जांपल को थोड़ा माइंड रखना, हाई डेंसिटी पॉलीथिन, पीवीसी एंड नायलॉन। उसके बाद ब्रांच चेन पॉलीमर, अगर ऐसा हो, अगर मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से जुड़े कि ये मेन चेन के फॉर्म में भी जुड़े, जैसे ये मेन चेन है, मेन चेन के भी फॉर्म में जुड़े और साइड चेन के भी फॉर्म में जुड़े, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग ब्रांच चेन पॉलीमर बोला करते हैं। एक चल देख लेते हैं, जैसे ये आपकी जो मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं ये वाला आपकी मेन चेन है, मॉलिक्यूल की मेन चेन है। ठीक है, ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके बाद यदि मॉलिक्यूल ऐसे भी जुड़े, साइड से भी जुड़ना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे पॉलीमर को या इस प्रकार से मॉलिक्यूल के जुड़ने से जो पॉलीमर फॉर्म होते हैं, ऐसे पॉलीमर को हम लोग ब्रांच चेन पॉलीमर बोला करते हैं। क्लियर हो गया? हम लोग क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये आपकी जो मॉलिक्यूल है आपस में इस तरीके से जुड़ रहे हैं लेयर के फॉर्म में, यदि लेयर भी आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाए, तो इस प्रकार से जो पॉलीमर फॉर्म होते हैं, उन्हें हम लोग क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या नेटवर्क पॉलीमर कहते हैं। नेटवर्क पॉलीमर का एक एग्जांपल, फेमस एग्जांपल है बेंजीलाइट।
बैकलाइट आपको हम आगे बताएंगे एक क्रॉस लिंक पॉलीमर हुआ करता है। आपको बताएंगे कैसे क्रॉस लिंक होता है बैकलाइट में। तो हम लोगों ने क्या देखा, स्ट्रक्चर के बेस पर जो पॉलीमर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो लीनियर पॉलीमर होते हैं, दूसरा ब्रांच चेन पॉलीमर होते हैं, तीसरा नेटवर्क पॉलीमर हुआ करते हैं। लीनियर पॉलीमर क्या होते हैं, मोनोमर यूनिट आपस में लाइन में जुड़ी होती है। उसके बाद ब्रांच चेन पॉलीमर क्या होते हैं, जो मोनोमर यूनिट होती है वो मेन चेन की फॉर्म में रहती है, उसके बाद वो साइड चेन की फॉर्म में भी आ जाती हैं, उसे हम लोग क्या बोला करते हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर। उसका नेटवर्क पॉलीमर क्या होते हैं, जो मेन चेन होती हैं वो आपस में साइड चेन से जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें हम लोग बोला करते हैं नेटवर्क पॉलीमर। नेटवर्क पॉलीमर का जो एग्जांपल है आपका बैकलाइट है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर हम पॉलीमर के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पर जो आपके पॉलीमर होते हैं उन्हें 4 टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। आपके चारों टाइप सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहला टाइप है इलास्टोमर्स, नेक्स्ट है फाइबर्स, नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक, नेक्स्ट है आपका थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। एक एक को जरा समझ लेते हैं हम लोग। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनकी मोनोमर यूनिट के बीच में बहुत ही वीक फोर्सेस पाए जाते हैं। इस सुने, ऐसे पॉलीमर जिनकी मोनोमर यूनिट के बीच में वीक फोर्सेस पाए जाते हैं उन्हें हम लोग इलास्टोमर्स बोला करते हैं। जैसे नेचुरल रबर जो होती है, नेचुरल रबर में मोनोमर यूनिट के बीच में बहुत ही वीक फोर्सेस पाए जाते हैं, इसलिए नेचुरल रबर क्या है आपका, इलास्टोमर्स है। ठीक है। उसके बाद फाइबर्स क्या है, फाइबर्स ऐसे पॉलीमर हुआ करते हैं जिनकी मोनोमर यूनिट के बीच में हाई अट्रैक्शन फोर्सेस पाए जाते हैं। मतलब जो फोर्सेस होते हैं वो हाई होते हैं, है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, उन्हें हम लोग फाइबर्स बोला करते हैं। जैसे नायलॉन 6,6 इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, एंड टेर्निन ईटीसी फाइबर्स है। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, जैसे समझने की कोशिश करना। थर्मोप्लास्टिक ऐसे पॉलीमर होते हैं जिन्हें हम लोग गर्म करते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद हार्ड हो भी जाते हैं तो फिर से गर्म करते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। मतलब थर्मोप्लास्टिक ऐसे पॉलीमर होते हैं जिन्हें जितनी बार गर्म करेंगे वो उतनी बार सॉफ्ट हो जाते हैं, और जैसा चाहेंगे हम लोग वैसा थर्मोप्लास्टिक से वैसा पॉलीमर बना सकते हैं। ठीक है, जिस शेप में चाहें उस शेप में हम थर्मोप्लास्टिक से पॉलीमर बना सकते हैं। उसके बाद थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक क्या होते हैं, मतलब ऐसे पॉलीमर होते हैं थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक जिन्हें एक बार गर्म करते हैं, अगर वो गर्म करने के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं और वो फिर से हार्ड हो जाते हैं, फिर से हम चाहे जितना गर्म करें वो सॉफ्ट होते नहीं है, या फिर अगर होते हैं तो उन्हें अच्छे से पॉलीमराइज नहीं किया जा सकता है। ऐसे हम लोग ऐसे पॉलीमर को हम लोग क्या बोला करते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर बोला करते हैं। जैसे बैकलाइट है आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। फिर से एक बार सुन लें। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, मोनोमर यूनिट के बीच में पीक अट्रैक्शन फोर्सेस होता है, उन्हें हम लोग इलास्टोमर्स बोला करते हैं। जैसे नेचुरल रबर। फाइबर्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस पाए जाते हैं इसमें, जैसे नायलॉन 6,6 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, टेर्निन ईटीसी। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, ऐसे पॉलीमर होते हैं जिन्हें बार बार हीट करने पर बार बार सॉफ्ट हो जाया करते हैं, है ना। इन्हें किसी भी शेप में हम लोग किसी भी शेप में हम लोग पॉलीमर बना सकते हैं। बार बार हीट करेंगे, बार बार सॉफ्ट करेंगे, जैसा चाहे वैसा पॉलीमर बना सकते हैं, किसी भी शेप बनाओ। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हो गई। एग्जाम्पल लिखा हुआ है पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन एंड पीवीसी। थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक क्या हुआ करते हैं, मतलब कि ऐसे पॉलीमर होते हैं जो एक बार कूल होने के बाद हार्ड हो जाते हैं, और फिर से अगर हम लोग हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, तब यदि वो सॉफ्ट होते भी है ना, तो हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा हम लोग पॉलीमर नहीं बना सकते, जैसे बैकलाइट है आपका। क्लियर है ना आपका। नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस, मतलब कि पॉलीमर को कैसे बनाया जाता है लेबोरेटरी में, किस तरीके से हम लोग पॉलीमर को फॉर्म करते हैं, उसके बेस पर जो क्लासिफिकेशन होता है वो 2 टाइप से कर सकते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन पॉलीमर का। जैसे नंबर फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो आपका एडिशन पॉलीमर है।
एडिशन पॉलीमर में होता क्या है, जो मोनोमर यूनिट होती है वो आपस में ऐड हो जाती है। जैसे आपका इथाइलिन मॉलिक्यूल है, इथाइलिन मॉलिक्यूल जितने भी इथाइलिन मॉलिक्यूल होंगे वो आपस में ऐड होकर आपका पॉलीमर बनाएंगे, जिसे हम लोग बोला करते हैं पॉलीमर। जैसे हम ये कोशिश कर रहा हूँ, ये यहाँ पे एक देखिए पॉलीमराइजेशन। जैसे देखो, जैसे एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, जितने भी मोनोमर यूनिट होते हैं वो आपस में ऐड होती जाती हैं। ये जो इथाइलिन मोनोमर यूनिट है, ये इथाइलिन मोनोमर यूनिट आपस में ऐड हो जाएंगी और पॉलीथीन का फॉर्मेशन करेंगे। अब जितने भी मोनोमर यूनिट होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं, और इस एडिशन प्रोसेस में कोई भी छोटा मॉलिक्यूल जैसे NH3 हुआ, HCl हुआ, CO2 हुआ, SO2 हुआ, कोई भी छोटा मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव नहीं होता है। तो इस प्रकार के पॉलीमराइजेशन को हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है। और जो बनने वाला प्रोडक्ट जो है आपका वो एडिशन पॉलीमर है। जैसे पीवीसी बनता है जब हम फिनाइल क्लोराइड, ये क्या है आपका फिनाइल क्लोराइड है, डबल बॉन्ड कार्बन को फिनाइल कार्बन बोला करते हैं, और सी लगा तो क्या हो जाएगा आपका फिनाइल क्लोराइड। फिनाइल क्लोराइड का अगर हम पॉलीमराइजेशन करेंगे, पॉलीमराइजेशन करते क्या है, ये जो कार्बन है जो डबल बॉन्डेड है, हम लोग क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इन्हीं कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड साइड से निकाल देंगे, CH सिंगल बॉन्ड CH और Cl, यहाँ पे हम सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो सिंगल बॉन्ड बने हैं, इसका मतलब क्या है, ऐसी ही यूनिट बहुत सारी आपस में ऐड हो रही है और बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना रही है, जिसे हम लोग बोला करते हैं पॉलीमर। ये क्या आपका PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये क्या आपका विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन किया, ठीक है। अब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में होता क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन में यूनिट आपस में जुड़ती जाती है, कोई भी छोटा मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर नहीं निकला करता है। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट जो आपका मोड ऑफ सिंथेसिस के बेस पर नेक्स्ट जो पॉलीमर है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर में होता क्या है, जैसे आपका कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर में होता क्या है, जब भी दो मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ती हैं, मतलब मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ती हैं पॉलीमर बनाने के लिए, तो यहाँ पर कंडेंसेशन होता है, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, तब जो पॉलीमर फॉर्म होता है उसे हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर बोला करते हैं। जैसे हम लोग नाइलॉन 6,6 का फॉर्मेशन करते हैं, नाइलॉन 6,6 के फॉर्मेशन के लिए इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो एडिपिक एसिड हुआ करती हैं और हेक्सामेथाइलिन डाइएमिक हुआ करता है। जैसे हम लोगों ने एडिपिक एसिड ले लिया, एडिपिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, इसमें 6 कार्बन हुआ करते हैं, और जो 6 कार्बन होते हैं उसमें 2 कार्बन COOH के रूप में रहते हैं, ये एडिपिक एसिड है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हुआ करता है। एडिपिक एसिड के मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लिए, N मॉलिक्यूल ले लिया, हेक्सामेथाइलिन, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, पॉलीमर बनाना है, और पॉलीमर बनाने के लिए जो मोनोमर यूनिट होना चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, बहुत सारी होनी चाहिए, तभी तो पॉलीमर बन सकता है। तो हमने क्या किया, एडिपिक एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लिया। इसी तरीके से N मॉलिक्यूल ले लिए, N का मतलब क्या, बहुत सारे N मॉलिक्यूल ले लिए हेक्सामेथाइलिन डाइएमिक के, ये नाइलॉन 6,6 की मोनोमर यूनिट हुआ करते हैं। अब जब समझने की कोशिश करना नाइलॉन 6,6 कैसे फॉर्मेशन होता है, ये नाइलॉन 6,6 जो है आपका वो एमाइड है, पॉलीएमाइड है। पॉलीएमाइड का फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे COOH और NH2 से एमाइड का फॉर्मेशन करना हो, जैसे समझने की कोशिश करना, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक एमाइड है, एक एमाइड है, हमें इससे एमाइड फॉर्मेशन करना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलता है, यहाँ से H निकलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH, यहाँ से H, तो क्या फॉर्मेशन होता है, CH3CO, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, तो क्या बनेगा NH, क्योंकि यहाँ से H निकल गया था, और C6C2H5, ठीक है। ये आपका एमाइड है, क्या है आपका एमाइड लिंकेज है आपका, ठीक है।
इसकी पहचान किससे? एमाइड से। तो एमाइड बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या निकलना चाहिए, क्या निकलता है? OH, और NH2 ग्रुप से क्या निकलता है? H। ठीक है, तो आपका एमाइड बनता है। अब यहीं पे देखो, यहाँ से क्या निकलेगा? OH निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा? H निकलेगा। और जब समझने की कोशिश करना, ये कितनी यूनिट है? बहुत सारी यूनिट है ना। बहुत सारी यूनिट होने के लिए ऐसे ही हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन इधर भी होगा, हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन इधर भी होगा, और ऐसा ही एडिपिक एसिड इधर भी होगा, है ना। अब जस्ट समझने की कोशिश करना, एमाइड फॉर्मेशन के लिए यहां से OH निकलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या निकलता है? OH, तो हम ये OH निकाल देंगे, और NH2 से क्या निकलता है? H, हम यहाँ का H निकाल देंगे और यहाँ का H निकाल देंगे। फिर से सुने, एमाइड फॉर्मेशन के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या निकलेगा? OH निकलेगा, और NH2 ग्रुप से क्या निकलेगा? H निकलेगा। अब जस्ट समझो, जब हमने वहां से OH निकाला तो ये क्या बना रह जाएगा? CO बना रह जाएगा, क्योंकि OH निकलेगा तो ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा ना, ये बॉन्ड फ्री हो गया। उसके बाद CH2 का होल 4 बन जाएगा, उसके बाद CO है, उसके बाद OH यहां से मिला, H यहां से मिला, NH बन जाएगा। दिख रहा होगा आपको? दिख रहा है? देखो जनाब, NH बन गया, उसके बाद NH CH2 का होल 6 है, उसके बाद NH। दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ से देखो, हम लोग एमाइड बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से OH निकलेगा, उसके बाद NH2 से H निकलेगा। हमने यहाँ से OH निकाल दिया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद CO है, देखो CO है, उसके बाद CH2 का होल 4 है, CH2 का होल 4 है, उसके बाद क्या है? CO है, CO है, उसके बाद OH यहाँ से, H यहाँ से, तो CO NH बन जाएगा, CO NH बन गया, उसके बाद CH2 का होल 6, CH2 होल 6, उसके बाद NH बन जाएगा, NH। देखो अब कितने मॉलिक्यूल जुड़े हैं आपस में? n मॉलिक्यूल जुड़े हैं। तो n मॉलिक्यूल जुड़े हैं, एक मॉलिक्यूल बनाए जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीमर बोलेंगे। इसी का नाम है आपका नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6 क्यों बोला करते हैं हम लोग इसे? क्योंकि इसकी दोनों मोनोमर यूनिट में 6 कार्बन है। देखो जब कितने कार्बन है इसमें? 1 4 5 हो गए 6, यहाँ पर भी कितने कार्बन है? 6। इसलिए जो आपका नायलॉन बन रहा है, इसे हम लोग क्या बोला करते हैं? हम लोग नायलॉन 6,6। एक बार ध्यान से समझेंगे। देखो जरा, ऐसे बहुत सारे मोनोमर यूनिट होगी, हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन बहुत सारे होंगे, इसी तरीके से एडिपिक एसिड भी बहुत सारे होंगे। हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन अगर इससे रिएक्शन करेगा तो इसका क्या निकलेगा? OH निकलेगा ना, यहाँ से भी OH निकलेगा, तभी तो एमाइड बनेगा। तो हमने बड़ा मॉलिक्यूल ना करने के लिए एक यूनिट बना दी नायलॉन 6,6 की। तो बड़ा मॉलिक्यूल ना करने के लिए यहाँ से क्या लगा दिया? OH निकाल दिया और सिंगल बॉन्ड बना दिया। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या? ऐसी यूनिट यहाँ पर भी जुड़ रही है और ऐसी यूनिट यहाँ पर भी जुड़ रही है, तब एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? नायलॉन 6,6। ठीक है, यहाँ से OH, यहाँ से OH, यहाँ से H और यहाँ से H। यहाँ से OH निकला, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद CO, उसके बाद CH2 का होल 4, उसका CO, OH यहाँ से, H यहाँ से, तो क्या बने? CO H, जब यहाँ से निकले CONH, CONH, CH2 का होल 6, उसके बाद NH। आप क्या करें, समझ में आ गया होगा, आप क्या करें, वीडियो को धीरे धीरे देखें। अगर बाई द वे चीजें समझ में नहीं आती तो बार बार देखें, आपको समझ में आएगा ही आएगा। कभी कभी हो सकता है कि मैं जल्दी जल्दी भूल जाता हूँ वीडियो क्लासेस में, है ना, तो आप लोग बार बार रिपीट करेंगे वीडियो क्लासेस को, तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। आज हम लोगों ने पॉलीमर को देखा, है ना, पॉलीमराइजेशन को देखा, उसके बाद पॉलीमर का क्लासिफिकेशन को कवर किया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पॉलीमर्स के नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स होंगे उसे कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। नेक्स्ट की जो हमने क्लासेस दी है उनसे देखिएगा, बार बार देखिएगा, जिससे आपकी केमिस्ट्री के प्रति